आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कन्फाइंड स्पेस के बारे में कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं और उसका आपने किस तरीके से आंसर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि होता क्या है। तो कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया कि जहां पर लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस होता है, यानी कि वो जो एरिया है वो पार्शियली इनक्लोज होता है, जहां पर ऑक्सीजन डिफिशियंसी या फिर ऑक्सीजन की इनरिचमेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। उसके साथ साथ जो फ्लैमेबल गैसेस है या फिर वेपर्स है वो वहां पर एक्यूमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये कंटिन्यूअस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं किया गया रहता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये रेगुलर काम करने के लिए डिजाइन नहीं किया गया रहता है, लेकिन फिर भी वहां पर वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को वहां पर जाकर कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन होना, क्लीनिंग होना, मेंटेनेंस होना या फिर कोई रिपेयर होना। कन्फाइंड स्पेस में छोटी सी ओपनिंग होती है जहां पर आपको एंट्री करने के लिए उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उस एंट्री के वक्त आपका जो बॉडी पार्ट है वो वहां पर टच भी हो सकता है या फिर एग्जिट के दौरान आपको डिफिकल्टी हो सकती है। तो उस वक्त आपको रेस्क्यू प्रोसीजर के कंप्लायंस पता होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स क्या है। तो सबसे पहला हजार्ड है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, तो यानी कि जहरीली गैसेस वहां पर प्रेजेंट हो सकती है, वो एक खतरा है। सेकंड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, वो भी एक हजार्ड है। थर्ड आता है पुअर वेंटिलेशन। कन्फाइंड स्पेस चारों तरफ से जब क्लोज हो जाता है तो वहां पर नेचुरल एयर नहीं मिलती, जिसके कारण आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, यानी कि पुअर वेंटिलेशन, वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशन। चारों ओर से कन्फाइंड स्पेस क्लोज होने के बाद वहां पर अंधेरा छा जाता है, जिसकी वजह से आपको दिखाई नहीं देता है, यानी कि पुअर इल्यूमिनेशन, यानी कि वो भी एक हजार्ड है। फिर है ऑक्सीजन डिफिशियंसी। जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में जाते हो तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन एनरिचमेंट। जैसे मान लो ऑक्सीजन की मात्रा कन्फाइंड स्पेस में कम हो सकती है, वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ भी सकती है। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस, यानी कि जैसे ही आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो वहां पर बहुत ही लिमिटेड एक्सेस और इग्रेस अवेलेबल होता है, तो वो भी एक हजार्ड है। उसके बाद है सफोगेशन, यानी कि नेचुरल एयर न होने के कारण वहां पर आपको सफोगेशन भी हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए पीटीडब्ल्यू चाहिए। पीटीडब्ल्यू यानी कि परमिट टू वर्क। उसके बाद जो भी पर्संस को कन्फाइंड स्पेस में काम करना है उन सभी के पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले उस कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग होना बहुत ही जरूरी है, और गैस टेस्टिंग जो है वो ऑथराइज पर्सन से ही होनी चाहिए, यानी कि एजीटी, मतलब ऑथराइज गैस टेस्टर। उसके बाद जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो वहां पर होल वॉचर होना बहुत ही जरूरी है, जिसके पास एंट्री और एग्जिट लॉक शीट रहेगी। उसके बाद जो भी पर्सन कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं उनके साथ रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन बनाए रखना है। उसके बाद वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन देना बहुत ही जरूरी है, जैसे कि हम वहां पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर उसके बाद वहां पर प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए। इल्यूमिनेशन के लिए आपको 24 वोल्ट का लाइट ही वहां पर इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद आपको प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस वहां पर प्रोवाइड कराना है। फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान वहां पर जितने भी पर्संस काम कर रहे हैं उन सबको पता होना चाहिए, मतलब इमरजेंसी के वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी है उस सब के बारे में उन सभी को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए, जैसे कि स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया, या फिर ट्राइपॉड हो गया, स्काबा हो गया, फर्स्ट एड किट हो गई। ये सारे इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहां पर अवेलेबल होने चाहिए। फिर उसके बाद का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि किस सर्कमस्टेंसेस में कन्फाइंड स्पेस का जो वर्क परमिट है वो इशू किया जाता है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर प्रॉपरली वहां पर वेंटिलेशन होना चाहिए, गैस टेस्ट जो रीडिंग है वो सेटिस्फैक्टरी होनी चाहिए, लॉकआउट एंड टैग आउट सिस्टम अगर वहां पर एप्लीकेबल है तो वो वहां पर होनी चाहिए, वहां पर प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, प्रॉपर इल्यूमिनेशन वहां पर होना चाहिए,
लो वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, वहां पर उस एरिया को बैरिगेड और वहां पर साइन बोर्ड होना चाहिए, एंट्री जो अटेंडेंट है उसके पास लॉक शीट होनी चाहिए और सेफ्टी डिवाइसेस होनी चाहिए। तो ये जो सारी रिक्वायरमेंट्स है ये फुलफिल होने के बाद ही कन्फाइंड स्पेस का जो परमिट है वो इशू होना चाहिए। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है वो आपको पूछ सकते हैं कि कन्फाइंड स्पेस का जो अटेंडेंट है वो कौन होता है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर कन्फाइंड स्पेस का अटेंडेंट वो होता है कि जिसको कन्फाइंड स्पेस में होने वाले जो भी हजार्ड्स है उसके बारे में वो अवेयर हो, और साथ ही साथ उसको ये पता होना चाहिए कि अगर कन्फाइंड स्पेस में अगर कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर उसने कैसे रिएक्ट करना चाहिए, और साथ ही में वो एबल होना चाहिए कि कन्फाइंड स्पेस की एंट्री लॉक शीट जो है वो कैसे मेंटेन की जाती है। तो ये जो पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं। फिर उसके बाद का क्वेश्चन वो आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट, यानी कि जो अटेंडेंट है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसकी क्या ड्यूटीज है वो आपको बताना है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर कन्फाइंड स्पेस एंट्री अटेंडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि कन्फाइंड स्पेस में जो भी पर्संस इंट्रेंस के थ्रू गए हैं उस इंट्रेंस सेफ्टी के लिए ये जो अटेंडेंट है ये ऑलवेज प्रेजेंट होना चाहिए कि जहां कहीं भी पर्संस काम करने के लिए कन्फाइंड स्पेस के अंदर गए हैं, अटेंडेंट ने मेंटेन करना है और अपडेटेड करना है एंट्री लॉक शीट को। फिर उसके बाद है कि अटेंडेंट ने कंटिन्यूअस कम्युनिकेशन रखना है इंटर्न के साथ में। फिर उसके बाद है कि कन्फाइंड स्पेस की जो भी कंडीशन है उसको मॉनिटर करना है ताकि सेफ वर्किंग जो एटमॉस्फेयर है वो इंश्योर हो सके। फिर उसके बाद उसने देखना है कि कोई भी अनऑथराइज पर्संस उस कन्फाइंड स्पेस पे एंट्री नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद अटेंडेंट ने देखना है कि इन केस अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको अलार्म को इनिशिएट करना है हेल्प के लिए। और फिर उसके बाद है कि अगर कोई इमरजेंसी अगर हो जाती है तो जो भी एंट्रीज है उनको इवैक्यूएट करना है, और साथ ही में जो भी रेस्क्यू पर्सन है उनको कांटेक्ट करना है उनकी हेल्प के लिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपको बताने हैं जब भी वो आपसे क्वेश्चन करेंगे कि कन्फाइंड स्पेस अटेंडेंट की क्या ड्यूटीज होती है। फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस के क्या एग्जांपल्स है। तो उसके लिए आपको आंसर देना है कि सर पाइप्स, वेसल्स, टैंक्स, बॉयलर्स, साइलोज, डक्ट्स, एक्सकैवेशन जिसकी जो डेप्थ है वो मोर देन 1.2 मीटर होती है, एक्सेट्रा। तो ये जो सारे एग्जांपल है ये कन्फाइंड स्पेस के एग्जांपल है। फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कन्फाइंड स्पेस के अंदर कौन से हजार्डस जॉब जो है होते हैं उसके नाम बताइए। तो उसके लिए आपको बताना है कि सर वेल्डिंग हो गया, गैस कटिंग हो गया, केमिकल क्लीनिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया। तो ये जो सारे हैं ये हजार्डस जॉब जो है वो कन्फाइंड स्पेस के अंदर होते हैं। फिर उसके बाद आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि कॉम्पिटेंट पर्सन कौन होता है। तो उसके लिए आपको ये आंसर देना है कि सर कॉम्पिटेंट पर्सन यानी कि ऐसा व्यक्ति जो प्रॉपरली ट्रेन हो और वो ऑथराइज हो किसी भी जॉब को सेफ मैनर में परफॉर्म करने के लिए। देखते हैं कि H2S गैस यानी कि होता क्या है। H2S गैस यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो पॉइजनस गैस है, यानी कि जहरीली गैस है, और साथ ही में वो कोरोसिव गैस भी है, जिसकी वजह से उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर कम भी रहा तो उस कम कॉन्सेंट्रेशन में वो आदमी की जान भी ले सकती है। हाइड्रोजन सल्फाइड को बहुत सारी इंडस्ट्री में अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे उसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, और एक उसे कहते हैं स्टिंग डैम भी कहते हैं, उसको सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन भी कहते हैं, सोर गैस भी कहते हैं, रोटन एक गैस भी कहते हैं, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, और आखिर में उसको सल्फर हाइब्रिड भी कहते हैं। तो ये जो सारे वेराइटी ऑफ नेम्स है ये सारे हाइड्रोजन सल्फाइड के अलग अलग नाम हैं। चलिए अब देखते हैं कि H2S गैस की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये जो है ये हाईली टॉक्सिक है और साथ ही में ये पॉइजनस गैस है। सेकंड में है कि ये कलरलेस गैस है जिसका कोई कलर नहीं होता। थर्ड में है कि ये सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि पानी में जो है वो जल्दी से सोल्यूबल हो जाता है। अप टू 1 ppm तक हाइड्रोजन सल्फाइड का जो स्मेल है वो रोटन एक की तरह आता है, और जैसे जैसे इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है वैसे वैसे जो सेंस ऑफ स्मेल है वो लॉस हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो एक्सप्लोजिव रेंज है वो है 4.3% से लेके 46% तक, यानी कि 4.3 जो है वो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट है और 46 जो है वो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है। H2S गैस का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर जो है वो 260 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 500 डिग्री फ़ारेनहाइट। वेपर की जो डेंसिटी है वो एयर से
1.2 टाइम्स हेवियर होती है। H2S गैस जब जलती है तब उसका जो ब्लू फ्लेम है वो प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड को, और ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो अनादर टॉक्सिक गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाईली कोरोसिव है कुछ सर्टेन मेटल्स के लिए। आपको ये ध्यान में रखना है कि H2S का कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वो आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करता है। यानी कि उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है तो उसकी वजह से आपकी जो आय है उसमें इरिटेशन होना चालू हो जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, जैसे कि 20 ppm हो, 30 ppm हो, वैसे वैसे उसका इफेक्ट बढ़ता जाएगा, जैसे कि कफिंग होना, आई इरिटेशन होगा, और साथ ही में आपका जो सेंस ऑफ स्मेल है वो 2-4 मिनट में लॉस हो जाएगा। और जैसे जैसे उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा आपकी जो पल्स है और जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके ऊपर वो इफेक्ट करेगा, और लास्ट में जब वो 100 ppm में आता है तब वो IDLH में प्रवेश करता है। IDLH यानी कि इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। तो चलिए बात करते हैं कि जब भी आपको H2S गैस के एनवायरनमेंट में काम करना हो तो उस वक्त आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि उसका H2S ट्रेनिंग, यानी कि जो भी पर्सन्स ऐसी जगह पर काम कर रहा है कि वहां पर H2S गैस की कॉन्सेंट्रेशन होने के चांसेस है, तो उस वक्त उस पर्सन्स का H2S ट्रेनिंग होना बहुत ही जरूरी है, जिसमें आपको बताया जाएगा कि H2S गैस की प्रॉपर्टीज क्या है, H2S गैस होता क्या है, इनकेस अगर वो लीक होता है तो आपको करना क्या है और उसके साथ कैसे सावधानी बरतनी है। तो इन सारी चीजों की H2S ट्रेनिंग में आपको बाकायदा इंफॉर्मेशन दी जाती है। सेकंड पॉइंट है पर्सनल H2S गैस मॉनिटर, यानी कि जो भी पर्सन्स ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहा है जहां पर H2S गैस की कॉन्सेंट्रेशन होने के चांसेस है, वहां पर उसके पास पर्सनल H2S गैस मॉनिटर होना चाहिए। आपको ये बात ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है कि H2S गैस मॉनिटर खाली H2S गैस को ही डिटेक्ट करेगा, लेकिन वो कब, कि जब उसका कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm होगा तब। H2S गैस अगर 10 ppm से अगर कम कॉन्सेंट्रेशन में है तो वो पर्सनल गैस डिटेक्टर डिटेक्ट नहीं कर सकता। थर्ड पॉइंट आता है इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग apparatus, यानी कि आपके पास ईबा होना बहुत ही जरूरी है। फोर्थ है कि आपको विंड सॉक का पता होना चाहिए। फिफ्थ है H2S अलार्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिक्स है इमरजेंसी इवैक्यूएशन रूट कहां पर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेवन है इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और एट आता है इमरजेंसी स्टैंड बाय व्हीकल, इनकेस अगर मान लो गैस लीक अगर हो जाती है तो उस वक्त आप उस इमरजेंसी व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए अब जानते हैं कि H2S गैस अगर लीक हो जाती है तो उस वक्त आपने क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही H2S गैस लीक हो जाती है, यानी कि आपका जो पर्सनल गैस डिटेक्टर है वो साउंड करना चालू कर देता है, अलार्म देना चालू कर देता है, तो उस वक्त आपको इमीडिएटली आपका जो काम है वो सबसे पहले बंद कर देना है। यानी कि सबसे पहले आपको जो भी वर्क एक्टिविटी है वो बंद करनी है। फिर उसके बाद आपके पास जो भी इक्विपमेंट रनिंग कंडीशंस में है उसको अगर आप ऑफ कर सकते हो तो आपको उसको करना है, अदरवाइज आपको उसे नहीं करना है। उसके बाद आपको विंड सॉक की तरफ देखना है ताकि आपको पता चल सके कि विंड का डायरेक्शन किस तरफ है। फिर आपको विंड सॉक की वजह से जैसे ही आपको विंड डायरेक्शन पता चल जाता है तो सबसे पहले आपको विंड का जो क्रॉस डायरेक्शन है उस तरफ जाना है, और कब तक, कि जब तक आपका जो पर्सनल गैस मॉनिटर है वो अलार्म करता रहेगा तब तक। जैसे ही वो अलार्म बंद हो जाएगा और फिर देखना है कि असेंबली पॉइंट कहां पर है। फिर आप जैसे असेंबली पॉइंट में पहुंच जाते हो वहां पर आपको हेड काउंट करना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पर इंफॉर्मेशन देनी है कि यहां पर H2S लीक हो गया है और वहां पर हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट कर दी है। जब आप वहां पर हेड काउंट करते हो और आपने देखा कि कोई जो पर्सन्स है वो वहां पर नहीं आया हुआ है, वो मिसिंग है, तो उस वक्त आपको इमरजेंसी कांटेक्ट नंबर पर ये इंफॉर्मेशन देनी है कि यहाँ पर एक जो पर्सन्स है या फिर दो पर्सन्स है वो मिसिंग है, और उसके लिए आपको रेस्क्यू टीम भेजना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटर्स। रेस्पिरेटर्स की दो मेजर कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहले आता है एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स। इसमें क्या किया जाता है कि एयर को प्यूरिफाई किया जाता है और फिर उस एयर को रेस्पिरेटर्स के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और दूसरा जो है वो है सप्लाई एयर रेस्पिरेटर, यानी कि उस रेस्पिरेटर में ऑलरेडी एयर को सप्लाई किया हुआ रहता है, वो एयर को स्टोर किया हुआ रहता है एक सिलेंडर में। तो चलिए देखते हैं कि एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर में और कौन सी कैटेगरीज आती है। तो पहला है
एयर प्यूरिफाइंग डिस्पोजेबल पर्टिकुलेट मास्क, यानी कि ऐसा मास्क जो एयर को प्यूरिफाई करेगा और बाद में उसका यूज होने के बाद आप उसको डिस्पोज भी कर सकते हो। सेकंड आता है एयर प्यूरिफाइंग हाफ मास्क रेस्पिरेटर्स। खास तौर से इस रेस्पिरेटर का इस्तेमाल जब भी आप कोई केमिकल हैंडल करते हो उस दौरान आपको ये हाफ मास्क रेस्पिरेटर काम में आता है। फिर आता है एयर प्यूरिफाइंग फुल फेस मास्क रेस्पिरेटर्स। इस रेस्पिरेटर में आपका जो पूरा फेस है वो कवर हो जाता है। फिर आता है गैस मास्क, जहां पर भी मान लो कि गैस लीकेज हुई है और वहां पर इमरजेंसी में कुछ काम करना है तो उस दौरान आपको गैस मास्क का इस्तेमाल करना है। फिर आता है पावर एयर प्यूरिफाइंग रेस्पिरेटर्स, यानी कि उस रेस्पिरेटर में पावर के माध्यम से एयर को प्यूरिफाई करके आपको एयर सप्लाई की जाती है। फिर सेकंड आता है सप्लाई एयर रेस्पिरेटर्स, यानी कि उस रेस्पिरेटर में ऑलरेडी जो एयर है वो सप्लाई की रहती है, स्टोर की रहती है एक सिलेंडर के माध्यम से, तो उसमें आता है एयरलाइन रेस्पिरेटर्स। फिर आता है ईबा, यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग apparatus। ईबा सिलेंडर में एयर को स्टोर किया हुआ रहता है। उसका इस्तेमाल जब भी मान लो कोई गैस लीक हो जाती है और इमरजेंसी सिचुएशन में आपको वहां से एस्केप होना होता है, उस दौरान आपको ईबा का इस्तेमाल करना पड़ता है। ईबा का इस्तेमाल आप 15 मिनट तक कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है स्काबा, यानी कि सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। स्काबा में भी एक सिलेंडर होता है जिसमें एयर जो है ऑलरेडी सप्लाई की हुई रहती है और स्काबा का जो यूज है वो पर्सन्स को रेस्क्यू करने के लिए किया जाता है। स्काबा जो है वो 45 मिनट तक आप यूज कर सकते हो। देखते हैं कि स्काबा क्या होता है। स्काबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन ब्रीथिंग apparatus। खास तौर से इसका जो इस्तेमाल है वो फायर फाइटर्स या फिर हैजमेट यूनिट की तरफ से किया जाता है। जब भी आप कोई ऑयल एंड गैस या फिर कंस्ट्रक्शन में काम करते हो तो वहां पर कन्फाइंड स्पेस का काम होता है, तो वहां पर भी स्काबा का इस्तेमाल किया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी में किसी भी पर्सन को रेस्क्यू करने के लिए। और उसके लिए बाकायदा रेस्क्यू टीम होती है जो वेल क्वालिफाइड होती है और ट्रेन होती है और उनको पता होता है कि स्काबा का इस्तेमाल कैसे करना है जब भी इमरजेंसी में या फिर कन्फाइंड स्पेस में किसी पर्सन को रेस्क्यू करना हो। तो चलिए अब बात करते हैं स्कूबा के बारे में। तो स्कूबा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ कंटेन अंडर वाटर ब्रीथिंग apparatus। और देखा जाए तो स्कूबा और स्काबा जो है वो सिमिलर ही होता है, लेकिन स्कूबा का जो यूज है वो अंडर वाटर किया जाता है। चलिए जानते हैं कुछ पॉइंट्स की इन दोनों में क्या डिफरेंस है। स्कूबा गियर को डिजाइन किया गया है कि उसको हाई प्रेशर में ऑपरेट कर सके, जबकि स्काबा को इस प्रकार डिजाइन नहीं किया गया है। अगर आप एक फायर फाइटर की बात करें तो उनके मुताबिक स्काबा का जो टैंक्स है वो बहुत ही लाइटर है एज कम्पेयर टू स्कूबा टैंक्स। और स्काबा टैंक्स में क्या होता है कि उसमें अमाउंट ऑफ जो गियर है वो बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से फायर फाइटर्स जो है उसको इजीली कैरी कर सकता है। जबकि अगर हम बात करें स्कूबा टैंक्स की तो उसका जो टैंक का वेट होता है वो लिटिल बिट एक्स्ट्रा वेट होता है एज कम्पेयर टू स्काबा टैंक, क्योंकि स्कूबा का जो इस्तेमाल है वो अंडर वाटर किया जाता है और वहां पर जब आप डाइविंग करते हो तो उसका अगर मान लो लिटिल बिट एक्स्ट्रा वेट भी है तो जब भी आप अंडर वाटर जाते हो डाइविंग के थ्रू तो वो आपको नीचे जाने में हेल्प करता है। स्काबा जो ब्रीथिंग apparatus है वो इंस्पेक्टेड होना चाहिए पेरियोडिकली, यानी कि नॉर्मल तौर से उसे वंस इन अ मंथ उसको इंस्पेक्ट करना है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही आपने वन टाइम उसका यूज किया तो दोबारा उसको आपको चेक करना है। सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है स्कूबा में भी। वहां पर भी आपको उसका पीरियोडिकली इंस्पेक्शन करना है और साथ में वंस इन अ मंथ उसका इंस्पेक्शन आपको करना है। और जब भी आप उसका वन टाइम यूज करते हो तो वन टाइम यूज करने के बाद उसको आपको बाकायदा चेक करना है। चलिए अब जानते हैं कि इसके कंजम्पशन कैलकुलेशन के बारे में कि हम कितना अगर उसका वॉल्यूम हो तो हम उसको कितने टाइम पीरियड तक उसको कंज्यूम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो भी स्काबा होता है या फिर स्कूबा होता है उसकी जो टैंक होती है उसमें एयर भरा हुआ होता है और उसको अगर हमें मेजर करना हो तो वो हमें वॉल्यूम में मेजर करना पड़ता है कि कितने वॉल्यूम में ये टैंक के अंदर एयर है। अब मान लीजिए कि आपने स्काबा पहन लिया तो जब आप 1 मिनट तक अपनी सांसें लेते हो तो उसके लिए आपको कितने एयर की जरूरत होती है, तो वो होती है 1.5 क्यूबिक फीट। यानी कि 1.5 क्यूबिक फीट अगर उसमें एयर है उस वॉल्यूम में तो आप इजीली उस एयर को 1 मिनट तक ले सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि जैसे हमने देखा कि 1 मिनट के लिए 1.5 क्यूबिक फीट एयर रिक्वायर होती है, तो वैसे ही देखते हैं कि 30 मिनट के लिए कितनी रिक्वायर है। तो 30 मिनट के लिए वो कितनी रिक्वायर हो जाएगी, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 45 क्यूबिक फीट। यानी कि 45 क्यूबिक फीट अगर उसमें एयर है तो उसका इस्तेमाल हम 30 मिनट तक कर सकते हैं।
आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो ब्रीथिंग apparatus है इसको प्रेशर गेज लगा हुआ रहता है और उस प्रेशर गेज में आपको ये ध्यान में रखना है कि जितना प्रेशर उसमें दिखा रहा है यानी कि जितना प्रेशर उसमें लेफ्ट है उसका मतलब ये होता है कि उसमें वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है, जिसके जरिए हम इजीली पता कर सकते हैं कि कितना टाइम तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि प्रेशर गेज में अगर मान लो 100 बार उसका प्रेशर दिखा रहा है तो वो 15 मिनट तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर उसका प्रेशर 200 दिखा रहा है तो उसका इस्तेमाल आप 30 मिनट तक कर सकते हो और उसमें अगर प्रेशर 300 दिखा रहा है तो उसका इस्तेमाल आप 45 मिनट तक कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको सवाल पूछा जा सकता है कि आपको अगर कन्फाइंड स्पेस के बारे में टीबीटी देना हो तो उस टीबीटी के दौरान आप कौन से पॉइंट जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस यानी कि होता क्या है। कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसी जगह जो खास तौर से इनक्लोज हो जाती है लेकिन वो पूरी तरीके से इनक्लोज नहीं होती है। वहां पर क्या होता है कि उस कन्फाइंड स्पेस में हजार्डस जो कंडीशंस है या फिर जो सब्सटेंसेस है वो अवेलेबल हो सकते हैं जिसके कारण सीरियस इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि वो जो हजार्डस कंडीशंस है या फिर सब्सटेंस है वो क्या हो सकता है कि जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया यानी कि ऑक्सीजन की जो है वो कमी वहां पर हो सकती है। पुअर एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है यानी कि कन्फाइंड स्पेस में जाने का जो रास्ता है और जो आने का रास्ता है वो अच्छी कंडीशन में नहीं हो सकता है। और फिर उसके बाद है चेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि जब भी आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए जाते हो तो वहां का जो टेम्परेचर है वो चेंजेस होते रहता है क्योंकि बाहर का जो टेम्परेचर है यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है कन्फाइंड स्पेस के बाहर में तो वो टेम्परेचर अलग होता है और जब आप कन्फाइंड स्पेस के अंदर में जाते हो तो वहां का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो ये बात आपको बतानी है जब भी आप टीबीटी लोगे तो सबसे पहले है उसका डेफिनेशंस यानी कि कन्फाइंड स्पेस होता क्या है। उसके बाद आपको बताना है कि ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये कहाँ कहाँ हो सकता है यानी कि वो जगह क्या हो सकती है। तो उसके कुछ एग्जाम्पल आपको बताने हैं जैसे कि साइलोज हो गया, वैट्स हो गया, हॉपर्स हो गया, यूटिलिटी वॉल्स हो गया, टैंक्स हो गया, वाटर सप्लाई टावर्स हो गए, सेवर्स हो गए, पाइप्स हो गए, एक्सेस शाफ्ट हो गए, ट्रक या फिर रेल टैंक कार्स होगी, मैनहोल्स हो गए, पंप स्टेशन हो गए, मैन्योर पिट्स हो गए, स्टोरेज बिन्स हो गए। तो ये जो सारे एग्जाम्पल है ये सारे कन्फाइंड स्पेस के एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल आपको वर्कर लोग को बताना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि ये कन्फाइंड स्पेस में जब भी आप काम करोगे तो उसमें क्या क्या खतरा हो सकता है तो उसके हजार्ड्स आपको बताने हैं। तो उस हजार्ड्स में क्या क्या आएगा कि जैसे कि लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया यानी कि ऑक्सीजन की कमी वहां पर हो सकती है। दूसरा हजार्ड है टॉक्सिक गैसेस यानी कि जहरीली गैसेस। कन्फाइंड स्पेस में जब आप काम करोगे तो वहां पर जहरीली गैसेस की अवेलेबिलिटी होना बढ़ जाता है। तो जैसे कि H2S गैस है वो जहरीली गैस है वो वहां पर मौजूद हो सकती है। फिर उसके बाद है फायर यानी कि आग लगने का खतरा वो भी वहां पर हो सकता है। फिर उसके बाद है स्लीप एंड ट्रिप्स तो वो भी हजार्ड वहां पर मौजूद हो सकता है। फिर उसके बाद है एक्सेस एंड इग्रेस यानी कि आने का और जाने का जो रास्ता है वो भी एक खतरा हो सकता है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि फ्री फ्लोइंग जो भी मटेरियल है वो भी वहां पर खतरा हो सकता है। तो ये जो सारे हजार से ये भी आपको उनके साथ डिस्कस करना है। फिर उसके बाद आपको बताना है कि कन्फाइंड स्पेस की क्या रिक्वायरमेंट होती है यानी कि वहां पर किस कंडीशंस में आपको काम करना चाहिए और किस कंडीशंस में आपको काम नहीं करना चाहिए। तो वो बातें भी आपको बतानी है। जैसे कि सबसे पहले आपको बताना है कि किस कंडीशंस में उनको काम नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बताना है कि नो परमिट नो वर्क यानी कि अगर परमिट नहीं है तो वहां पर काम नहीं करना है। फिर सेकंड पॉइंट आता है उसका इनकॉम्पिटेंट यानी कि कॉम्पिटेंट अगर पर्सन नहीं है तो वहां पर काम नहीं करना है। थर्ड पॉइंट है कि अगर वहां पर गैस टेस्ट अगर परफॉर्म नहीं की गई है तभी वहां पर काम नहीं करना है। फिर है नो वेंटिलेशन यानी कि वहां पर अगर वेंटिलेशन नहीं है तब भी काम नहीं करना है। फिर है कि नो इबा अवेलेबल यानी कि इमरजेंसी इसके ब्रीथिंग अपरेटस अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है तब भी आपको काम नहीं करना है। फिर है उसके बाद एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा है तब भी उस कंडीशंस में कन्फाइंड स्पेस में आपको काम नहीं करना है। उसके बाद है नो एक्सेस एंड इग्रेस यानी कि जाने का रास्ता और आने का रास्ता अगर वहां पर अवेलेबल नहीं है, प्रॉपर नहीं है तब भी आपको वहां पर काम नहीं करना है। फिर उसके बाद है नो सुपरविजन यानी कि जो भी काम वहां पर हो रहा है यानी कि कन्फाइंड स्पेस में काम हो रहा है वहां पर अगर कोई सुपरविजन नहीं है तो उस कंडीशंस में भी आपको काम नहीं करना है। तो ये सारी आपको बातें बतानी है कि ये जो पॉइंट्स में अगर एक भी पॉइंट्स अगर मिसिंग है तो उस दौरान आपको वहां पर काम नहीं करना है। तो फिर आपको बताना है कि किस कंडीशंस में आपने काम करना चाहिए। तो उसके लिए पीटीडब्ल्यू अप्रूव होना चाहिए। जो भी काम होने वाला है उसके लिए कॉम्पिटेंट पर्संस होने चाहिए। जो भी पर्संस वहां पर काम के लिए इन्वॉल्व है उन सभी के पास में पर्सनल गैस मॉनिटर होना चाहिए। फिर उसके बाद वहां पर गैस टेस्ट परफॉर्म होना चाहिए।
फिर है कि वहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी पर्सन वहां पर काम करेंगे उन सभी के पास ईबा अवेलेबल होना चाहिए। ईबा यानी कि इमरजेंसी एस्केप ब्रीथिंग apparatus। फिर उसके बाद है कि उस कन्फाइंड स्पेस में टेम्परेचर जो है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यानी कि उस रेंज में ही आप काम कर सकते हो, उतना ही टेम्परेचर वहां पर होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि जो भी एक्सेस है और इग्रेस है वो वहां पर प्रेजेंट होना चाहिए और वहां पर प्रॉपर सुपरविजन होना चाहिए। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, जब वो वहां पर क्लियर होंगे तभी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है। तो ये सारी बातें आपको टीबीटी के दौरान वर्कर लोगों को बताना है। फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टीएलवी क्या होता है, टीडब्ल्यूए क्या होता है, एसटीईएल क्या होता है, आईडीएलएच क्या होता है, ओईएल क्या होता है, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, इनर्ट गैस यानी कि नोबल गैस क्या होती है, एलईएल के बारे में कि यूईएल क्या होता है। तो ये जो सारे वर्ड्स है को क्या कहते हैं और इनका मतलब क्या होता है। चलिए अब जानते हैं कि टीएलवी क्या होता है। टीएलवी यानी कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। इसमें क्या होता है कि जो भी गैस है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है कि जिसमें जो भी पर्सन है वो कंटिन्यूअस काम कर सकता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक, यानी कि वो जो गैस है वो एक्सपोज कर सकता है कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक, कि जिसकी वजह से उतने टाइम में अगर वो काम करेगा तो उसको कोई भी इरिटेशन नहीं होगा या फिर उसके ऊपर कोई भी क्रोनिक इफेक्ट नहीं होगा और उसके कोई भी टिश्यू के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं होगा और उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमें जानना है कि उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है। चलिए अब देखते हैं कि टीडब्ल्यूए क्या है। टीडब्ल्यूए यानी कि टाइम वेटेड एवरेज। तो टीडब्ल्यूए क्या होता है कि एयर में जो कंटेमिनेंट है उसमें गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतना होता है कि वहां पर अगर मान लो पर्सन काम कर रहा है कंटिन्यूअस 8 घंटे तो उसका जो इफेक्ट है उसके बॉडी के ऊपर नहीं होता, जिसे हम उसका नॉर्मल वर्किंग हावर्स कहते हैं। मतलब उस गैस का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें पर्सन काम कर सकता है विदाउट रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन का यूज करके, और वो कब करता है कि 8 आवर्स पर डे और 40 आवर्स पर वीक। तो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। H2S गैस का अगर कॉन्सेंट्रेशन 10 ppm है तो उस 10 ppm में पर्सन 8 घंटे तक काम कर सकता है कि जिसकी वजह से उस गैस का उनके बॉडी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसे कि कोई इरिटेशन नहीं होगा या फिर कोई क्रोनिक इफेक्ट नहीं होगा या फिर उसकी जो वर्क इफिशियंसी है उसमें कोई रिड्यूस नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं कि एसटीएल क्या है। एसटीएल यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। एसटीएल यानी कि कोई भी केमिकल उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है कि वो जो अगर मान लो वर्कर्स ने कंटिन्यूअसली 15 मिनट तक अगर एक्सपोज किया तो उसकी वजह से उसके ऊपर कोई भी हेल्थ इफेक्ट नहीं होगा या फिर उसकी जो वर्क इफिशियंसी है उसके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसके सेफ्टी के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। मतलब कि वो जो वर्कर है उस मैक्सिमम केमिकल कॉन्सेंट्रेशन में काम कर सकता है कंटिन्यूअसली 15 मिनट तक, कि जिसमें अगर वो काम करेगा तो उसका कोई भी इंपैक्ट उसके हेल्थ के ऊपर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन मान लीजिए कि 15 ppm है तो उस 15 ppm में वर्कर काम कर सकते हैं वो भी 15 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर वो काम करेंगे तो उसका जो इंपैक्ट है वो उसके हेल्थ के ऊपर पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि आईडीएलएच क्या होता है। आईडीएलएच यानी कि इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ। आईडीएलएच में क्या होता है कि जो भी गैस है या फिर जो भी केमिकल्स है उसका मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन इतना होता है कि जिसमें अगर मान लो वर्कर उस कॉन्सेंट्रेशन को अगर एक्सपोज करेगा तो उसका जो इफेक्ट है उसके हेल्थ के ऊपर पड़ेगा, यानी कि उसकी वजह से एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स होगी और हो सकता है कि उसकी वजह से उसकी जान भी चली जाएगी। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन 100 ppm अगर रहेगा तो वो आईडीएलएच में आएगा। आईडीएलएच यानी कि इमीडिएटली डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ, यानी कि उतने कॉन्सेंट्रेशन में उस आदमी की जान भी जा सकती है। चलिए अब जानते हैं कि ओईएल क्या होता है। ओईएल यानी कि ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लिमिट। अब ओईएल में क्या होता है कि जो एयरबोर्न कंटेमिनेंट है उसमें जो भी गैसेस है या फिर जो केमिकल्स है उसका जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है वो इतना होता है कि उसमें अगर मान लो वर्कर्स काम कर रहा है और वो एक्सपोज कर रहा है तो वो अलाउेबल लिमिट होती है उतने रेफरेंस टाइम तक, यानी कि एक सर्टेन टाइम होता है उतने तक ही उसकी अलाउेबल रेंज होती है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है।
तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर यानी कि कोई भी जो सब्सटेंस है उसका जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसमें वो स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होते रहेगा एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, कि जिसमें उसको एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इग्निशन की जरूरत नहीं रहेगी और वो कंटिन्यूअसली जो है वो इग्नाइट होते रहेगा। जैसे कि एग्जांपल है फ्लेम और स्पार्क, वो जो है एक लोवेस्ट टेम्परेचर में इग्नाइट हो जाता है और फिर वो कंटिन्यूअसली इग्नाइट होते रहता है, उसे ऑटो इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। एग्जाम्पल है कि हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर है 260 डिग्री सेल्सियस यानी कि 500 फ़ारेनहाइट। चलिए अब जानते हैं कि इनर्ट गैस, जिसे नोबल गैस भी कहते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है और वो होता क्या है। अब इनर्ट गैस और नोबल गैस में होता क्या है कि जो भी नोबल गैसेस है उसमें क्या होता है कि केमिकल एलिमेंट्स का ग्रुप होता है जिसकी सिमिलर प्रॉपर्टीज होती है एक स्टैंडर्ड कंडीशंस में। जैसे कि वो सभी केमिकल जो एलिमेंट्स है वो ओडरलेस है या फिर कलरलेस है या फिर मोनो एटॉमिक गैसेस है कि जिसकी बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो हम यहाँ पर 6 नोबल गैसेस देखते हैं कि जो ओडरलेस है, कलरलेस है, कि जिसका मोनो एटॉमिक गैसेस है जिसके साथ में बहुत ही कम केमिकल रिएक्टिविटी है। तो एग्जांपल है हीलियम, नियॉन, ऑर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडियो एक्टिव रेडॉन। देखते हैं कि एलईएल क्या होता है। एलईएल यानी कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट यानी कि जिसका मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है उसको आग लगने के लिए, अगर उसको सोर्स ऑफ इग्निशन अगर प्रोवाइड किया जाए तो उस कॉन्सेंट्रेशन में वो आग पकड़ लेती है, यानी कि वो उसका लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड, उसका एलईएल है 4.3%। इसका मतलब ये है कि 4.3% में उसको अगर मान लो सोर्स ऑफ इग्निशन मिल गया तो वो इग्नाइट होगा, यानी कि वो जल जाएगा। यूएल, अब यूएल यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट। तो अपर एक्सप्लोजिव लिमिट में क्या होता है कि उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है उस फ्यूल का या फिर उस गैस का या फिर उस लिक्विड का, कि जहां पर सोर्स ऑफ इग्निशन अगर मिल गया तो वो वहां पर इग्नाइट होगा, यानी कि जल जाएगा। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड का यूएल यानी कि अपर एक्सप्लोजिव लिमिट है 46%। इसका मतलब यह है कि उसका हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन है 46%, तो वहां तक वो जलेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप एचएससी इंटरव्यू के लिए जाते हो तो आपको कन्फाइंड स्पेस के बारे में